यूपी के मेगा बजट की। आज यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी पूर्ण और सबसे बड़ा बजट पेश कर दिया है। 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए के इस भारी भरकम बजट में प्रदेश के हर वर्ग, हर क्षेत्र और हर विभाग के लिए ऐलान किए गए हैं, जिसमें यूपी के किसानों के लिए मुफ्त सिंचाई सुविधा देने, महिलाओं के लिए यूपी में महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना, बेसिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए हर मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना, यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन सुविधाओं को विकसित करने पर खासा जोर रहा। बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि इस बार के बजट का फोकस यूपी का चौमुखी विकास है। 2019-20 का बजट महिलाओं के सशक्तिकरण को तथा 2020-21 का बजट युवाओं की शिक्षा, कौशल संवर्धन, रोजगार, मूलभूत अवस्थापना तथा त्वरित न्याय को समर्पित था। वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट का केंद्र बिंदु प्रदेश के समग्र एवं समावेशी विकास द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों का स्वावलंबन से सशक्तिकरण है। तो 2022 विधानसभा चुनाव से पहले पेश हुआ ये आखिरी बजट केंद्र सरकार के आम बजट की तर्ज पर पेपरलेस रहा। बजट पेश किए जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेपरलेस बजट पेश कर नया इतिहास रचने के लिए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और उनकी पूरी टीम को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना से भरा हुआ है, जो यूपी के विकास की राह में मील का पत्थर साबित होगा। खासतौर पर हर घर को नल, हर घर को बिजली, हर गांव में सड़क और हर गांव को डिजिटल बनाने के संकल्प के साथ ही हर खेत को पानी और हर हाथ को काम देने का संकल्प इस बजट में निहित है। यह बजट प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके का प्रतिनिधित्व करने वाला यह बजट है। यूपी के पेपरलेस बजट पर विपक्ष ने भी निशाना साधा। राम गोविंद चौधरी बोले कि नौकरी और उद्योग लेस बजट सिर्फ खोखले दावे किए जा रहे हैं। उधर कांग्रेस ने भी यूपी सरकार के बजट को सच से दूर बताया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस बजट में एमएसपी ऋण माफी पर बात नहीं की गई। पेपरलेस अभिभाषण क्यों नहीं दिया गया? अगर इसमें कुछ छिपाना नहीं है तो महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण पेपरलेस क्यों नहीं? जो ऑनलाइन ये परीक्षा कराती है, जिस परीक्षाओं में घपला करनी होती है उसको पेपर पर कराती है। तो पेपरलेस मतलब रोजगार लेस, नौकरी लेस, किसानों की आमदनी लेस, सूक्ष्म मध्यम लघु उद्योग के बढ़ावा का लेस, हर चीज लेस है। इसमें जनता के हित की बात केवल कही गई, पैसे के बहुत कम प्रावधान किए गए। पेपरलेस बजट नाम दिया और बड़ी पीठ थपथपा रही है सरकार की ये पेपरलेस बजट है। मैं कहूंगी कि ये ट्रूथलेस बजट है, सत्यहीन बजट है। पूरे बजट में, क्योंकि अभी तक हम लोग इसका सघन अवलोकन नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जो टैग दिया गया है उसमें कुछ विषमताएं हैं। बहरहाल जो माननीय वित्त मंत्री ने सदन में कहा और हम सब ने सुना, अगर मेरे सुनने में कहीं कोई कमी नहीं रह गई है और आप सब ने भी सुना होगा, तो इस बजट में कोई भी नई चीज नहीं है। विकास की कोई भी योजना इस पूरे बजट में नहीं है।
तो देखिए, विपक्ष तो इस बजट को निराशाजनक बता रहा है, लेकिन लगातार एबीपी गंगा आपको इस बजट की हर एक बारीकी को समझाने की कोशिश कर रहा है। और इसी कड़ी में आइए सबसे पहले हमारी सहयोगी आस्था से जानते हैं कि बजट में किसानों को क्या मिला। किसानों का मुद्दा इस वक्त देश में एक बड़े मुद्दे के तौर पर चल रहा है। 90 दिन से किसान आंदोलन पे बैठे हुए हैं और जब ये बजट आने जा रहा था तो प्रदेश में खासतौर पर जो किसान थे उनकी एक अलग ही उम्मीदें थी कि उन्हें कहीं राहत दे सरकार। तो चलिए बजट की बात, कृषि क्षेत्र को क्या मिला। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है, केंद्र से ये योजना चल रही है। वही विजन यूपी में और पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। किसानों को सस्ता लोन देने के लिए 400 करोड़ का आवंटन राज्य सरकार ने किया है। इसके अलावा किसानों को मुफ्त पानी उपलब्ध करवाएगी सरकार और उसके लिए 700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुफ्त इरिगेशन, इस साल 15,000 सोलर पंप बनवाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 600 करोड़ आवंटित किए गए हैं। अधिक उत्पादन वाली फसलें चिन्हित की जाएंगी, किन फसलों का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। ब्लॉक स्तर पर कृषक उत्पादन संगठनों की स्थापना की जाएगी। कृषि क्षेत्र के लिए सरकार का विजन किस तरह से है। कृषक उत्पादन संगठनों के लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं यहाँ पर सरकार ने। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है और इसी को गति देने के लिए ये जो तमाम किसानों के लिए कृषि क्षेत्र में योजनाएं लाई है और अलग अलग रकम इसके लिए आवंटित की गई है राज्य सरकार द्वारा। आगे बढ़ाते हैं और कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण बातें और अनाउंसमेंट्स आपको दिखाते हैं। सिंचाई की 8 परियोजनाएं पूरा करने का लक्ष्य इस साल में सरकार ने रखा है, जिसमें मध्य गंगा नहर परियोजना 1137 करोड़ रुपए का आवंटन उसके लिए हुआ है। राजघाट नहर परियोजना 978 करोड़ का आवंटन उसके लिए खासतौर पर किया गया है। सरयू नहर परियोजना 610 करोड़ रुपए उसके लिए आवंटित किए गए हैं। पूर्वी गंगा नहर परियोजना 271 करोड़ रुपए। केन बेतवा लिंक नहर परियोजना। तो देखिए, कृषि के साथ साथ योगी सरकार ने शिक्षा पर भी जोर दिया है। इस बार के बजट में शिक्षा के लिए क्या है खास, आइए देखते हैं। क्षेत्र में क्या कुछ आवंटन हुआ है, कितना कुछ अलॉट किया गया है योगी सरकार के इस बजट में, उनके इस कार्यकाल के आखिरी बजट में। तो सीधा आंकड़े ही दर्शकों के सामने रखते हैं और आंकड़ों के जरिए उनको समझाते हैं, उनको बताते हैं कि उनके लिए क्या कुछ है। ये है आपके सामने आंकड़े। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में हर मंडल में एक सैनिक स्कूल बनेगा, एक सैनिक स्कूल बनेगा जहां पर बच्चे जाकर पढ़ सकते हैं। ये एक बड़ा स्टेप है। हर एक मंडल में ये सैनिक स्कूल बनेगा। ये एक पॉइंट है इसमें शिक्षा के जो है क्षेत्र में। इसके अलावा समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18,172 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। हर एक मंडल में एक राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय बनेगा, एक स्टेट यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी हर एक मंडल में जहां पर नहीं है। इसके अलावा आजमगढ़, अलीगढ़ में नए राज्य विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे। ये बजट की प्रमुख बातें हैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई। सरकारी स्कूलों में छात्रों को फ्री जूता, फ्री मोजा, स्वेटर मिलेंगे। ये सारी चीजें फ्री में मिलेंगी। इसके लिए बकायदा 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। मेडिकल एजुकेशन की बात करें, 100 करोड़ रुपए मेडिकल जो है अगर बात करें तो मेडिकल एजुकेशन के लिए प्रस्तावित किए गए 100 करोड़ की राशि मेडिकल एजुकेशन के। इसके अलावा हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का भी लक्ष्य है कि मेडिकल कॉलेज, मेडिकल तालीम हर जो बच्चा चाहता है उसको मिल जाए। तो इसलिए हर एक जिले में उसको ये फैसिलिटी मिलेगी, उसको किसी दूसरे जिले या दूसरे राज्य ना जाना पड़े, उसी के जिले में वो व्यवस्था रहे। तो ये देखिए, इसके अलावा 16 जिलों में मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं, ये भी उन्होंने जानकारी दी है। तो देखिए, बजट तो पेश हो गया और इसे ऐतिहासिक बजट बताया जा रहा है, लेकिन बजट पेश होने के बाद इस पर जनता की क्या राय रही, ये भी जान लेना बहुत जरूरी है। संगम नगरी प्रयागराज में बजट को लेकर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। बजट काफी हद तक तो देखा सही बा, लेकिन कोरोना काल के बाद जो उम्मीद रही उस उम्मीद पे बहुत खरी नहीं है। कारण ये बा कि देखा सब चीज़ बढ़िया बा, लेकिन यार बेसिक चीज़ की जरूरत बा, जैसे कि सिलेंडर, जैसे महंगाई पे जो बेसिक महंगाइयाँ हैं वो वो महंगाइयों पे इनका कंट्रोल पे कोई ऐसा हमें इसमें कोई नहीं दिखाई पड़ा कि बजट को लेके जो अभी वर्तमान में आया है, हम तो साधु संत है, पर फिर भी जो आज वर्तमान में बजट को लेके उसने जो पेश किया है बड़ा अच्छा सराहनीय कार्य है। गंगा को लेकर उन्होंने 1183 चबूतरे दिए, जो कि धर्म का काम बढ़े, राष्ट्र के लिए धर्म का काम आगे अग्रसित रहे, क्योंकि उनकी सोच एक संतमयी है, राष्ट्रमयी भी है
और सबको लेके चलने वाली सोच है। बजट ठीक है, पर कोरोना काल के बाद जो उम्मीद थी उसके अनुरूप बजट नहीं है। देखिए, सरकार ने इस बजट में युवा वर्ग पर विशेष ध्यान दिया है। बजट में कई तरह की योजनाओं को युवाओं के लिए लाया गया है। देखिए जरा क्या कुछ खास रहा है। तो युवाओं पर फोकस है इस सरकार का, ये बहुत साफ है। पिछले बजट में भी था और इस बजट में भी दिखाई दे रहा है। तो युवा वर्ग के लिए क्या इस बजट में है, आइए वो बताते हैं। अभ्युदय योजना के तहत छात्रों को फ्री टैबलेट दिया जाएगा, ये चुनावी वादा भी था और उसके लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों के लिए फ्री कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी, उसके लिए भी धन आवंटित किया गया है। मॉडल करियर सेंटर्स की स्थापना की जाएगी और ये सब कुछ युवाओं को ध्यान में रखते हुए राजकीय संस्कृति विद्यालयों में फ्री रहने की और भोजन की व्यवस्था होगी गरीब छात्रों के लिए। मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी उन युवाओं के लिए, छात्रों के लिए जो कि खेलों में रुचि रखते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं। प्रदेश सरकार ऐसे उनको उत्साहित करेगी। गांव में ओपन जिम बनाए जाएंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहल ग्रामीण युवाओं के लिए। और 19 जिलों में 40 छात्रावासों की स्थापना की जाएगी ताकि वहां पर आकर वो अपना अध्ययन का कार्य बना कर सकें। ये महत्वपूर्ण बातें युवाओं के लिए। तो युवाओं के लिए ये महत्वपूर्ण रहा। उधर बजट पर वाराणसी के लोगों ने खुशी जताई है, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, सुनिए। सरकार का बजट घोषित हो चुका है और काशी एक बार फिर से हर हर महादेव का उद्घोष कर रही है। हमारे साथ कवि हैं, इसके साथ ही काशीवासी हैं। और आज का ये बजट कैसा है, कितना दमदार बजट है? विजेंद्र मिश्र दमदार जी हैं, बताइए। देखिए, योगी जी का कोई सानी नहीं है, वो बहुत चतुर नेतृत्व करता है और उन्होंने बजट में हर चीज़ पर ध्यान देने का प्रयास किया है। सब चीज़ों को समेटते हुए, चूंकि ये सरकार का अंतरिम बजट एक तरह से अंतिम बजट माना जा सकता है क्योंकि आने वाले चुनावी बजट को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलेगी। देखिए, आज का बजट बहुत खास इसलिए भी है क्योंकि अगले साल जो है, नेक्स्ट ईयर जो है चुनाव आने वाला है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बजट जो है पहले से ज़्यादा बेहतर होगा। उत्तर प्रदेश हमारा उत्तम प्रदेश हो चुका है और कोरोना काल के बाद जो ये बजट आया है निश्चित रूप में सबको सुकून दे रहा है क्योंकि पेपरलेस बजट आया है। तो इसके लिए 2 लाइन हम बोलना चाहेंगे। पेपरलेस बजट बा आइल, यूपी में दिख रहा उल्लास। पेपरलेस बजट बा आइल, यूपी में दिख रहा उल्लास। वित्त मंत्री को खूब बधाई, सार्थक दिखता उनका प्रयास। यूपी के पर्यटन स्थलों में तेजी से विकसित हो रहे हैं ऐतिहासिक धरोहरों का सौंदर्यकरण किया जा रहा है। इस बार के बजट में पर्यटन पर क्या खास है, देखते हैं। बहुत से पर्यटक स्थल हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कैसे पर्यटक आए, उनको आकर्षित करने के लिए क्या क्या किया जाएगा, क्या प्लान है और बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, कितने एलोकेशन किए गए हैं, वो हम सीधा आंकड़ों के जरिए दर्शकों को बताते हैं और समझाते हैं कि उत्तर प्रदेश को लेकर प्लानिंग क्या है, किस किस जगह को कितना विकसित किया जाएगा, किसके लिए कितना पैसा खर्च किया गया है। तो ये अब देखिए आपके सामने सबसे पहली तस्वीर पर्यटन। अयोध्या वाराणसी में पर्यटन विकास के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कोशिश यह है कि यहाँ पर आए लोग और उनको सारी चीजें मिले। राम मंदिर तक पहुंच जो है मार्ग के लिए करीब 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। चौरी चौरा महोत्सव के लिए 15 करोड़ रुपए आयोजित किए। कुछ दिन पहले जो है इसका एक कार्यक्रम भी रखा गया था, मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे। तो अयोध्या का, वाराणसी का विकास कैसे हो, ज्यादा डेवलपमेंट वहां पर दिखाई दे, इसके लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। और अब आपको राजधानी के लोगों की प्रतिक्रिया भी सुनवाते हैं। उन्होंने सरकार के इस बजट पर क्या कुछ कहा है। राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ के लोग, जो तहजीब की नगरी कही जाती, यहाँ के लोग आखिर इस बजट को किस तरह से देखते हैं। तो बात करते हैं सीधे। सबसे पहले हमारे साथ जो युवा है वो इस समय मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या सोचा था, क्या मिला। क्या नाम है भैया? आकाश सक्सेना। आकाश, ये बताओ, बजट आ गया योगी सरकार का, क्या लगता है कैसा रहा? उम्मीदों पे खरा उतरा, नहीं उतरा, अच्छा है, खराब, क्या लगता है? सही है, अभी तो सारी चीज़ें सही आ रही हैं। अब बस ये है कि यहाँ जो रोडे बननी है वो सही बने। आप क्या कहेंगे इस बजट को लेकर, क्या लगता है? बजट तो ओवरऑल ठीक आ रहा है गवर्नमेंट का, लेकिन बात करें तो गवर्नमेंट सिर्फ गरीबों और मिडिल क्लास का नहीं सोचती है गवर्नमेंट, तो इनको मिडिल क्लास के लिए भी थोड़ी और अपनी सेवाएं बढ़ानी चाहिए। भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने वादा किया था कि अगर वो अमेठी से चुनाव जीतेंगी तो अमेठी में ही घर बनाकर जनता के साथ रहेंगी।
अपने इसी वादे को पूरा करने के लिए अब स्मृति ईरानी ने अमेठी में घर बनवाने के लिए जमीन खरीद ली है। आज एक दिन के अमेठी दौरे पर पहुंची स्मृति ईरानी ने 11 बिस्वा जमीन की रजिस्ट्री करवाई। उन्होंने कलेक्ट्रेट स्थित डिप्टी रजिस्ट्रार दफ्तर जाकर इस जमीन का बैनामा कराया। स्मृति ईरानी ने यह जमीन मेदन मवई गांव की रहने वाली फूलमती से खरीदी है। अमेठी में जमीन खरीदने के पीछे कहीं ना कहीं संदेश देना है कि वो यहाँ के लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं और आगे भी जुड़ी रहेंगी। स्मृति ईरानी ने जिस जमीन की रजिस्ट्री कराई है वो शहर से करीब 3 किलोमीटर दूर सराय भागमानी गांव में। कि अमेठी के इतिहास में आज तक अमेठी का सांसद अमेठी में कभी घर बनाकर रहा नहीं। रहे तो यार, आज तक मैं अमेठी में किराए के मकान में रह रही थी। आज मेरा ये सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर घर बनाने की अपनी प्रक्रिया शुरू कर पा रही हूँ। अब तक मेरे संसदीय कार्यकाल का 2 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ, तब भी इन 1.5 वर्षों के अंतराल में मैं ये दिए हुए वचनों को पूरा कर पाई हूँ, इसलिए प्रभु की मुझ पर असीम कृपा रही। आज रजिस्ट्रेशन कराया है और आशावादी हूँ कि बहुत ही जल्द निर्माण कार्य शुरू होगा। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लोक सेवा आयोग की राजकीय इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्य की चयन सूची को गलत बताया है और आयोग को 1 महीने में नए सिरे से चयन सूची जारी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि चयन सूची में उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए जो पद के योग्य हैं और साक्षात्कार के समय तक संयुक्त निदेशक से प्रति हस्ताक्षरित 3 साल का अनुभव प्रमाण पत्र पेश किया हो। आयोग ने 33 ऐसे लोगों को प्राविधिक रूप से चयन सूची में शामिल कर लिया था जिन्होंने संयुक्त निदेशक से प्रति हस्ताक्षरित अनुभव प्रमाण पत्र दाखिल नहीं किया है। उधर बीएचयू में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की कक्षा खोलने की मांग को लेकर छात्र धरना दे रहे हैं। ये धरना विश्वविद्यालय के सिंह द्वार पर दिया जा रहा है। छात्रों की मांग है कि ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के अंतिम साल के साथ साथ बाकी कक्षाएं भी चलाई जानी चाहिए। इस दौरान उप रजिस्ट्रार समेत कई अधिकारी छात्रों को मनाने में लगे रहे, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं है। दरअसल बीएचयू में आज से फाइनल ईयर की कक्षाएं शुरू हुई हैं, जिसके बाद छात्र निचली कक्षाओं को भी शुरू करने की मांग पर अड़े हुए हैं। और फिरोजाबाद में एक चाचा ने अपने भतीजे की हत्या कर दी। खबरों के मुताबिक खेत में जानवर भगाने को लेकर हुए विवाद में हत्या हुई है। मामला नशीरपुर थाना क्षेत्र के हरगनपुर गांव का है। राम प्रवेश हर दिन की तरह अपने खेत की रखवाली के लिए जा रहा था, तभी शराब के नशे में चाचा कमलेश उसका विवाद हो गया और ये इतना बढ़ा कि चाचा ने भतीजे को भाला मार दिया और मौके से फरार हो गया। मृतक के परिजनों ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। ये लगभग पहले एक व्यक्ति को घायल अवस्था में यहाँ सीएससी शिकोहात में लाया गया था। थाना नसीरपुर को सूचना दे दी गई है। ये ग्राम हरगनपुर में इसके सीने में इसके परिवारीजनों में आपस में विवाद था। ये बताया जा रहा है कि इसके चाचा ने इसके गांव में कुछ खेत में जानवरों के जाने की वजह से आपस में इनमें झगड़ा हुआ और इसके बल्लम मार दिया, जिसकी वजह से इसकी हत्या हो गई है। और नसीरपुर थाने में जो है इसके परिवारीजनों के द्वारा जो तहरीर दी जाएगी उसके अनुसार मुनासिब कानूनी कार्रवाई की जाएगी।